हेलो दोस्तों, बिगनर्स पॉइंट में आपका स्वागत है। और अभी हम कर रहे हैं करंट अफेयर्स जो है 14 तक की। कब से लेकर 10 से लेकर। पीएम मोदी ने लोहड़ी, संक्रांति और पोंगल समारोह में लिया हिस्सा, देशवासियों को दी शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोहड़ी, संक्रांति, पोंगल के मौके पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने सोमवार को दिल्ली के नारायणा विहार में आयोजित लोहड़ी समारोह में हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों से लोग शामिल हुए। पीएम ने कहा कि लोहड़ी का पर्व उत्तर भारत के लिए खास महत्व रखता है। यह उत्सव किसानों और कृषि से जुड़ा है और नई शुरुआत और आशा का प्रतीक है। पीएम मोदी ने समारोह में एक छोटे बच्चे को दुलारते हुए और लोगों के साथ सेल्फी लेते हुए तस्वीरें भी साझा की। इसके बाद वे केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी के आवास पर आयोजित पोंगल समारोह में शामिल हुए। उन्होंने वहां कलाकारों से मुलाकात की और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आनंद लिया। पीएम ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, संक्रांति और पोंगल कृतज्ञता, समृद्धि और हमारी कृषि परंपराओं का उत्सव है। पूरे भारत में लोग इसे बड़े उत्साह के साथ मनाते हैं। सभी को शुभकामनाएं। लोहड़ी खासकर पंजाब और हरियाणा में बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। यह सर्दियों के ख़त्म होने और रबी फसलों की कटाई का पर्व है। शाम को लोग अलाव जलाकर उसके चारों ओर परिक्रमा करते हैं और गुड़, मूंगफली, रेवड़ी, पॉपकॉर्न आदि अग्नि में चढ़ाते हैं। पीएम मोदी ने आयुष्मान भारत योजना के लिए ओडिशा के लोगों को दी बधाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए केंद्र सरकार और ओडिशा सरकार के स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग के बीच हुए समझौते पर ओडिशा के लोगों को बधाई दी है। पीएम मोदी ने कहा कि यह योजना विशेष रूप से ओडिशा की नारी शक्ति और बुजुर्गों के लिए किफ़ायती दरों पर उच्चतम गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करेगी। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी द्वारा एक्स पर पोस्ट का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री ने पोस्ट किया, ओडिशा के लोगों को बधाई। यह वास्तव में एक विडंबना थी कि ओडिशा के मेरे बहनों और भाइयों को पिछली सरकार द्वारा आयुष्मान भारत के लाभों से वंचित रखा गया था। यह योजना सस्ती दरों पर उच्चतम गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करेगी। यह विशेष रूप से ओडिशा की नारी शक्ति और बुजुर्गों को लाभान्वित करेगी। इससे पहले ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने एक्स पर पोस्ट किया, ओडिशा के लोगों की ओर से आयुष्मान भारत प्रधान जन आरोग्य योजना के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण, भारत सरकार और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, ओडिशा सरकार के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर। समारोह में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण जेपी नड्डा और अन्य प्रतिष्ठित अधिकारियों के साथ उपस्थित होना मेरे लिए सम्मान की बात है। महाकुंभ 2025 जन भागीदारी से जन कल्याण थीम पर आधारित डिजिटल प्रदर्शनी और सांस्कृतिक कार्यक्रम की शुरुआत। संगम नगरी प्रयागराज में त्रिवेणी मार्ग पर महाकुंभ के अवसर पर केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जन भागीदारी से जन कल्याण थीम पर आधारित एक भव्य डिजिटल प्रदर्शनी का शुभारंभ हुआ। यह प्रदर्शनी भारत सरकार की पिछले 10 वर्षों की उपलब्धियों, योजनाओं और नीतियों को दर्शाती है। पहले दिन ही सैकड़ों लोगों ने इस प्रदर्शनी का दौरा किया और इसे सराहा। यह डिजिटल प्रदर्शनी 13 जनवरी से 26 फरवरी तक महाकुंभ मेले की पूरी अवधि में आम जनता के लिए निःशुल्क खुली रहेगी। प्रदर्शनी में एनामॉर्फिक वॉल, एलईडी टीवी स्क्रीन, होलोग्राफिक सिलेंडर और अन्य आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया गया है ताकि लोगों को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, डिजिटल इंडिया, प्रधानमंत्री आवास योजना, आत्मनिर्भर भारत, स्किल इंडिया, उज्ज्वला योजना, हर घर जल योजना और स्वच्छ भारत मिशन जैसी प्रमुख योजनाओं के बारे में जानकारी दी जा सके। इसके अलावा प्रदर्शनी में लखपति दीदी, डिजिटल ड्रोन दीदी, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री कौशल विकास मिशन और नारी सशक्तिकरण से जुड़ी योजनाओं पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। इन योजनाओं को सरल और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत किया गया है ताकि हर कोई इन्हें आसानी से समझ सके। भारत दुनिया के शीर्ष 25 हथियार निर्यातक देशों में शामिल, वित्त मंत्री सीतारमण। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि भारत अब दुनिया के शीर्ष 25 हथियार निर्यातक देशों में शामिल हो गया है। उन्होंने कहा कि भारत की 100 से अधिक कंपनियां ब्रह्मोस मिसाइल, पिनका रॉकेट सिस्टम और डॉर्नियर एयरक्राफ्ट जैसे रक्षा उत्पादों को निर्यात कर रही हैं। सीतारमण ने यह बात गुजरात के गांधीनगर में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय RRU के चौथे दीक्षांत समारोह के दौरान कही। उन्होंने यह भी बताया कि भारत ने स्वदेशी रक्षा उत्पादन में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। वित्त वर्ष 23-24 में देश का रक्षा उत्पादन 1.27 लाख करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया, जो 2014-2015 के मुकाबले 2.7 गुना अधिक है। देश के निर्यात
रक्षा निर्यात में बड़ी बढ़ोतरी हुई है। सीतारमण ने कहा कि वित्त वर्ष 23-24 में भारत ने 21,083 करोड़ रुपए का रक्षा निर्यात किया, जो अब तक का सबसे ऊंचा स्तर है। यह 2013-14 में केवल 686 करोड़ रुपए के मुकाबले 30 गुना ज़्यादा है। असम में धूमधाम से मनाया जा रहा माघ बिहू का त्यौहार, ठंड के बीच लोगों में दिखा उत्साह। ठंड भरी सर्दियों के बावजूद असम माघ बिहू या भोगली बिहू को पूरे जोश और उत्साह के साथ मनाने की तैयारी कर रहा है। बाजारों में भीड़ उमड़ रही है, जहां लोग मछली और तरह तरह के पकवान खरीद रहे हैं। इन पकवानों में पीठा, चावल के केक, लड्डू, नारियल, गुड़, तिल, चावल का आटा और मुरमुरे से बने ताज़ा मलाई, गाढ़ी दही और शहद शामिल है। एक स्थानीय व्यक्ति ने बताया कि आज असम के लोगों के लिए खास दिन है। असम में बिहू धूमधाम से मनाया जाता है। वहीं गुवाहाटी के बाज़ारों में लोगों की भारी भीड़ देखी जा रही है। सभी ने राज्य के सबसे बड़े त्यौहार की तैयारियां पूरी कर ली हैं। माघ बिहू या भोगाली बिहू असम का एक फसल उत्सव है, जो जनवरी के मध्य में कटाई के मौसम के अंत का प्रतीक है। इस त्यौहार में लोग कटाई के बाद सामूहिक भोज का आयोजन करते हैं। माघ बिहू से एक दिन पहले की रात को उरुक्का कहा जाता है और असम के लोग आज सोमवार को उरुक्का मनाने की तैयारी कर रहे हैं। महाकुंभ, शाही स्नान को लेकर तैयारियों में जुटे दुनिया भर के संत। विश्व के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन महाकुंभ में 144 वर्ष बाद दिव्य संयोग के मौके पर शाही स्नान को लेकर निरंजनी अखाड़े की छावनी में 13 अखाड़ों के प्रमुख संतों ने सोमवार की शाम शाही स्नान की पेशवाई में जाने वाले संसाधनों को लेकर गहन चर्चा करके रणनीति तैयार की है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद एवं मनसा देवी मंदिर ट्रस्ट अध्यक्ष महंत रविंद्रपुरी महाराज की अध्यक्षता में आनंद अखाड़ा पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी बालकानंद गिरी, निरंजनी अखाड़े के सचिव महंत राम रतन गिरी के साथ अन्य संत महापुरुष बैठक में शामिल हुए। महाकुंभ है भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण धार्मिक आयोजन। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद एवं मां मनसा देवी मंदिर ट्रस्ट अध्यक्ष महंत रविंद्रपुरी महाराज ने जानकारी देते हुए बताया कि कुंभ मेला भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण धार्मिक आयोजन है, जो हर 12 वर्ष में 4 प्रमुख नदियों के संगम स्थानों प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में आयोजित होता है। उन्होंने कहा कि इस बार के महाकुंभ का बड़ा ही दिव्य संयोग बन रहा है, जो 144 साल बाद आया है। उन्होंने कहा पूरा मेला क्षेत्र भगवा में हो गया है। महाकुंभ मेला बिना किसी वाद विवाद के सकुशल संपन्न हो, इसको लेकर हमारी सभी तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं। जम्मू कश्मीर के सीएम अमर अब्दुल्ला ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की, कहा आपने अपना वादा निभाया। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग टनल के उद्घाटन समारोह कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अमर अब्दुल्ला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर प्रशंसा की। उन्होंने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव का जिक्र करते हुए कहा कि आपने अपनी बात रखी और 4 महीने के भीतर चुनाव हुए। आपने जम्मू के लोगों को अपनी सरकार चुनने का मौका दिया। इसका श्रेय आपको, आपकी टीम और चुनाव आयोग को जाता है। अमर अब्दुल्ला ने सोमवार को कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, आपने प्रधानमंत्री मोदी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर श्रीनगर में अपने कार्यक्रम के दौरान 3 बहुत महत्वपूर्ण बातें कही थीं। आपने कहा था कि आप दिल की दूरी और दिल्ली से दूरी को ख़त्म करने पर काम कर रहे हैं और यह वास्तव में आपके काम में साबित होता है। 15 दिन के अंदर जम्मू कश्मीर में ये आपका दूसरा प्रोग्राम है। इससे पहले आपने जम्मू को रेलवे डिवीज़न की सौगात दी। आज आप खुद सोनमर्ग आए हैं, इस टनल का उद्घाटन करने आए हैं। इन प्रोजेक्ट से न सिर्फ दिल की दूरी बल्कि दिल्ली से दूरी कम हो जाती है। नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में 15.84% की वृद्धि। कुल नवीकरणीय ऊर्जा की स्थापित क्षमता 209.44 गीगावाट तक पहुंची। नवीकरणीय ऊर्जा रिन्यूएबल एनर्जी की कुल स्थापित क्षमता दिसंबर 2024 तक बढ़कर 209.44 गीगावाट GW तक पहुंच गई है, जो दिसंबर 2023 में 180.80 गीगावाट थी। यह सालाना आधार पर 15.84% की उल्लेखनीय वृद्धि को दर्शाता है। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की सोमवार को जारी रिपोर्ट के अनुसार नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र की यह वृद्धि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित पंचामृत लक्ष्यों के तहत अपने स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों और इसके व्यापक दृष्टिकोण के प्रति देश की दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाता है। रिकॉर्ड क्षमता वृद्धि मंत्रालय के मुताबिक दिसंबर 2024 तक भारत की कुल नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित क्षमता 209.44 गीगावाट तक पहुंच गई है, जो दिसंबर 2023 में 180.80 गीगावाट की तुलना में 15.84% की प्रभावशाली वृद्धि को दर्शाता है। वर्ष 2024 के दौरान जोड़ी गई कुल क्षमता
28.64 गीगावाट थी, जो वर्ष 2023 में जोड़े गए 13.5 गीगावाट की तुलना में 119.46% की महत्वपूर्ण वर्ष दर वर्ष वृद्धि को दर्शाता है। सौर और पवन ऊर्जा में वृद्धि। मंत्रालय ने कहा कि वर्ष 2024 में सौर ऊर्जा 24.54 गीगावाट की वृद्धि के साथ इस वृद्धि का नेतृत्व करेगी, जो इसकी संचयी स्थापित क्षमता में वर्ष 2023 में 73.32 गीगावाट से वर्ष 2024 में 97.86 गीगावाट तक 33.47% की वृद्धि को दर्शाता है। पवन ऊर्जा ने भी इस विस्तार में योगदान दिया है। वर्ष 2024 में अतिरिक्त 3.42 गीगावाट स्थापित होने से कुल पवन क्षमता बढ़कर 48.16 गीगावाट हो गई, जो 2023 से 7.64% की वृद्धि है। जैव ऊर्जा और लघु जल विद्युत ऊर्जा में वृद्धि। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के मुताबिक बायो एनर्जी ने भी उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की है। इसकी स्थापित क्षमता दिसंबर 2023 में 10.84 गीगावाट से बढ़कर दिसंबर 2024 में 11.35 गीगावाट हो गई है, जो 4.70% की वृद्धि को दर्शाती है। छोटी पनबिजली परियोजना में वृद्धिशील वृद्धि देखी गई है, जिसमें स्थापित क्षमता 2023 में 4.99 गीगावाट से बढ़कर वर्ष 2024 में 5.10 गीगावाट हो गई। यह 2.20% की वृद्धि को दर्शाता है। PLI 2.0 IT हार्डवेयर क्रांति। 18 महीनों में 10,000 करोड़ रुपए का उत्पादन और 3900 नौकरियां। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हाल ही में चेन्नई में भारतीय कंपनी सिरमा SGS की अत्याधुनिक लैपटॉप असेंबली लाइन का उद्घाटन किया। नई असेंबली लाइन में शुरू में सालाना 10 लाख लैपटॉप का उत्पादन होगा। 10 लाख ये कितना है? जिसकी निर्माण क्षमता अगले 1-2 वर्षों में बढ़कर 10 लाख तक हो जाएगी। 1 लाख से 1-2 वर्षों में 10 लाख तक हो जाएगी। यह पहली IT हार्डवेयर के लिए PLI 2.0 योजना का हिस्सा है। PLI 2.0 भारत की IT हार्डवेयर क्रांति को बढ़ावा दे रहा है, जिसके फलस्वरूप 18 महीनों में 10,000 करोड़ रुपए का उत्पादन और 3900 नौकरियां पैदा हुई। सिरमा SGS वर्तमान में चेन्नई में 4 विनिर्माण इकाइयों का संचालन करता है, जिसकी यूनिट 3 में अब लैपटॉप उत्पादन शुरू हो गया है। PLI 2.0 29 मई 2003 को शुभारंभ किए गए IT हार्डवेयर के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना। PLI 2.0 का उद्देश्य पात्र कंपनियों को 5% इंसेंटिव देकर भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण को इकोसिस्टम को और मजबूत करना है। इस योजना में लैपटॉप, टैबलेट, ऑल इन वन PC, सर्वर और अल्ट्रा स्मॉल फॉर्म फैक्टर डिवाइस जैसे उत्पाद शामिल हैं। 3,000 करोड़ रुपए के अनुमानित निवेश के साथ PLI 2.0 से 3.5 लाख करोड़ रुपए का उत्पादन होने और देश भर में 47,000 नौकरियां सृजित होने की उम्मीद है। गौरतलब है, इस योजना ने पहले ही उल्लेखनीय प्रगति हासिल कर ली है, जिसमें कुल निवेश 520 करोड़ रुपए का है और उत्पादन 10,000 करोड़ रुपए का है, और इसने दिसंबर 2024 तक 3900 नौकरियां सृजित की हैं। PM मोदी ने सोनमर्ग सुरंग राष्ट्र को की समर्पित, कहा जम्मू कश्मीर लद्दाख की बहुत पुरानी डिमांड हुई पूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सोमवार को जम्मू कश्मीर में सोनमर्ग सुरंग को समर्पित की राष्ट्र को समर्पित की। लगभग 12 किलोमीटर लंबी सोनमर्ग सुरंग परियोजना की लागत 2,700 करोड़ रुपए से अधिक आई है। इसमें सोनमर्ग मुख्य सुरंग, एक निकास सुरंग और पहुंच मार्ग शामिल है। समुद्र तल से 8,650 फीट की ऊंचाई पर स्थित यह सुरंग भूस्खलन और हिमस्खलन मार्गों को दरकिनार करते हुए लेह जाने के रास्ते में श्रीनगर और सोनमर्ग के बीच हर मौसम में संपर्क बढ़ाएगी और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण लद्दाख क्षेत्र में सुरक्षित और निर्बाध पहुंच सुनिश्चित करेगी। बताना चाहेंगे, इस अवसर पर PM मोदी ने कार्यक्रम में उपस्थित जन समूह को संबोधित भी किया। आज देश के हर कोने में उत्सव का माहौल। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आज का दिन बहुत ही खास है। आज देश के हर कोने में उत्सव का माहौल है। आज से ही प्रयागराज में महाकुंभ आरंभ हो रहा है। करोड़ों लोग वहां पवित्र स्नान के लिए उमड़ रहे हैं। आज पंजाब समेत पूरा उत्तर भारत लोहड़ी की उमंग से भरा है। यह मौसम सोनमर्ग जैसे पर्यटन स्थल के लिए नए मौके भी लाता है। उन्होंने कहा, ये मौसम सोनमर्ग जैसे पर्यटन स्थल के लिए नए मौके भी लाता है। देश भर से सैलानी यहाँ पहुँच रहे हैं। कश्मीर की वादियों में आकर वो लोग आपकी मेहमानबाजी का भरपूर आनंद ले रहे हैं।
जम्मू कश्मीर की लद्दाख की एक और बहुत पुरानी डिमांड हुई पूरी। आगे जोड़ते हुए पीएम मोदी ने कहा, आज मैं एक बड़ी सौगात लेकर आपके एक सेवक के रूप में आपके बीच आया हूँ। कुछ दिन पहले मुझे जम्मू में आपके अपने रेल डिवीज़न का शिलान्यास करने का अवसर मिला था। ये आपकी बहुत पुरानी डिमांड थी। आज मुझे सोनमर्ग टनल देश को और आपको सौंपने का मौका मिला है। यानी जम्मू कश्मीर की लद्दाख की एक और बहुत पुरानी डिमांड आज पूरी हुई है। भारत की ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 7.93% की कमी, रिपोर्ट। जलवायु पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन की चौथी द्विवार्षिक अपडेट रिपोर्ट BUR4 के अनुसार भारत जलवायु लचीलेपन की दिशा में अपनी यात्रा में महत्वपूर्ण प्रगति कर रहा है और 2019 की तुलना में 2020 में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 7.93% की कमी दर्ज की गई है। यह कटौती टिकाऊ और कम कार्बन वाले भविष्य के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है, जो 2021 में पार्टियों के 26वें सम्मेलन COP26 के दौरान की गई 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन हासिल करने की अपनी प्रतिज्ञा के अनुरूप है। यह जानकारी पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने दी है। यह उपलब्धि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आर्थिक प्रगति को सार्थक जलवायु कार्यवाही के साथ जोड़ने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। दरअसल जलवायु परिवर्तन और बढ़ते तापमान ने पृथ्वी पर जीवन के लिए गंभीर संकट पैदा कर दिया है, जिससे जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन को ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए देशों को पेरिस समझौते के तहत राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान प्रस्तुत करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। इसके जवाब में भारत ने 2021 में COP26 के सम्मेलन में 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन हासिल करने का संकल्प लिया। भारत की चौथी द्विवार्षिक अपडेट रिपोर्ट BUR4 में 2019 की तुलना में 2020 में GHG उत्सर्जन में 7.93% की कमी पर प्रकाश डाला गया है। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP 2021 का 21वां सत्र 2015 में पेरिस में हुआ था, जहां 195 देशों ने पेरिस समझौते को अपनाया था। समझौते का उद्देश्य पूर्व औद्योगिक स्तरों से ऊपर वैश्विक औसत तापमान वृद्धि को 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे तक सीमित करना है, साथ ही वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को जल्द से जल्द करने के प्रयासों को आगे बढ़ाना है। यह 4 नवंबर 2016 को लागू हुआ, जिसके तहत देशों को अपने जलवायु लक्ष्यों को रेखांकित करते हुए राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान NDC प्रस्तुत करने की आवश्यकता हुई। पीएम मोदी मौसम विभाग के 150वें स्थापना दिवस पर आयोजित समारोह में लेंगे हिस्सा, मिशन मौसम का करेंगे शुभारंभ। पीएम मोदी मंगलवार को नई दिल्ली में स्थित भारत मंडपम में भारतीय मौसम विभाग के 150वें स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित समारोह में भाग लेंगे। इस दौरान पीएम मिशन मौसम का शुभारंभ करेंगे और IMD विजन 2047 दस्तावेज जारी करेंगे। इस अवसर पर वे उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। मौसम के प्रति तैयार और जलवायु के प्रति स्मार्ट। पीएम हमारे देश को मौसम के प्रति तैयार और जलवायु के प्रति स्मार्ट राष्ट्र बनाने के लक्ष्य के साथ मिशन मौसम का शुभारंभ करेंगे। इस मिशन का उद्देश्य अत्याधुनिक मौसम निगरानी तकनीक और प्रणालियों विकसित करके उच्च रिजोल्यूशन वायुमंडलीय अवलोकन, अगली पीढ़ी के रडार और उपग्रहों और उच्च प्रदर्शन वाले कंप्यूटरों को लागू करके इसे प्राप्त करना है। यह मौसम और जलवायु प्रक्रियाओं की समझ को बेहतर बनाने, वायु गुणवत्ता डाटा प्रदान करने पर भी ध्यान केंद्रित करेगा, जो लंबे समय में मौसम प्रबंधन और हस्तक्षेप की रणनीति बनाने में मदद करेगा। IMD के 150वां स्थापना दिवस। पीएम मोदी मौसम लचीलापन और जलवायु परिवर्तन अनुकूलन के लिए IMD विजन 2047 दस्तावेज भी जारी करेंगे। इसमें मौसम पूर्वानुमान, मौसम प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन शमन की योजनाएं शामिल हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया लंदन में BAPS नेस्डन मंदिर का दौरा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने लंदन के प्रसिद्ध BAPS श्री स्वामीनारायण मंदिर का दौरा किया। इसे नेस्डन मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ओम बिरला की 11 जनवरी की यह यात्रा उनके आधिकारिक UK दौरे का हिस्सा थी, जो हाउस ऑफ कॉमन्स के स्पीकर लिंडसे हॉयल के निमंत्रण पर आयोजित हुई थी। मंदिर के संतों ने किया ओम बिरला का स्वागत। मंदिर में बिरला का पारंपरिक हिंदू तरीके से स्वागत किया गया। यह स्वागत BAPS स्वामी नारायण संस्था के आध्यात्मिक गुरु महेश स्वामी महाराज की ओर से मंदिर के संतों ने किया। दौरे के दौरान ओम बिरला ने मूर्तियों का अभिषेक किया। उन्हें BAPS के भारत में किए जा रहे उल्लेखनीय कार्यों और UK व यूरोप में हो रहे प्रेरणादायक विकास कार्यों के बारे में जानकारी दी गई, जिसमें
पेरिस फ्रांस में बन रहा नया BAPS स्वामीनारायण मंदिर भी शामिल है। प्रदेश में विकसित करना है अतिथि देवो भव की परंपरा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश विविधताओं का प्रदेश है। भगवान श्री राम की अयोध्या वनवास के दौरान उन्होंने पत्नी सीता और अनुज लक्ष्मण के साथ जिस चित्रकूट में सर्वाधिक समय गुजारा वह भी उत्तर प्रदेश में है। मथुरा और वृंदावन सहित पूरा व्रज क्षेत्र राधा कृष्ण गोपियों ग्वालों की याद दिलाता है। ताजमहल के नाते आगरा और शौर्य संस्कार की गवाह रानी लक्ष्मीबाई की धरती बुंदेलखंड का अपना अलग आकर्षण है। महाकुंभ में तीर्थराज प्रयाग बन जाता है मानवता का वैश्विक समागम। तीर्थराज प्रयाग तो खुद में अद्भुत है। कुंभ और महाकुंभ के दौरान तो यह मानवता का वैश्विक समागम बन जाता है। दुनिया को शांति और अहिंसा का संदेश देने वाले भगवान बुद्ध, योग को बिना भेदभाव के लोक कल्याण का जरिया बनाने वाले गुरु गोरक्षनाथ, महावीर जैन की भी यही धरती है। सबसे पुराने जीवाश्म के नाते सोनभद्र भी पर्यटकों के पसंद बन सकता है। कुल मिलाकर यूपी में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। प्रदेश के लोगों को इन संभावनाओं का अधिकतम लाभ मिले, इसके लिए सीएम योगी पर्यटन को जन उद्योग बनाना चाहते हैं। पर्यटन को जन उद्योग बनाना चाहते हैं सीएम योगी। महाकुंभ 2025 प्रयागराज में यमुना घाट पर औद्योगिक विकास मंत्री ने किया वाटर लेजर शो का उद्घाटन। औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने प्रयागराज में यमुना बैंक घाट पर महाकुंभ 2025 से संबंधित प्रमुख कार्यक्रमों को प्रदर्शित करने वाले एक प्रमुख वाटर लेजर शो का उद्घाटन किया। वाटर लेजर शो 45 मिनट तक चला और इसे तैयार करने में 20 करोड़ रुपए से ज़्यादा खर्च हुए। इसे करीब 100 लोगों की टीम ने महज 60 दिनों में 2 महीनों में तैयार किया। बता दें कि निजी कंपनी ने पहले अयोध्या और झांसी में इस तरह के वाटर लेजर शो आयोजित किए थे। उद्घाटन के दौरान मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने शो की खूबसूरती को उजागर करते हुए इसे ऐतिहासिक और अद्भुत अनुभव बताया। संगम में श्रद्धालुओं को गंगा और यमुना की लहरों पर अद्भुत नज़ारे देखने को मिलेंगे। नंद गोपाल गुप्ता नंदी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा, सनातन धर्म एवं आस्था के सबसे बड़े समागम दिव्य एवं भव्य महाकुंभ 2025 में आने वाले श्रद्धालुओं को गंगा और यमुना की लहरों पर अद्भुत नज़ारे देखने को मिलेंगे। पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह के कुशल नेतृत्व में यमुना बैंक रोड के काली घाट पर 22 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित पर्यटन विभाग के वाटर लेजर शो का विधि विधान पूर्वक पूजन कर एवं बटन दबाकर उद्घाटन किया, जिसका संचालन प्रतिदिन किया जाएगा। इसमें कुंभ कथा को वाटर स्क्रीन पर प्रदर्शित किया जाएगा। लेजर शो के माध्यम से दर्शकों को अत्याधुनिकता और आधुनिक तकनीक का अनोखा संगम देखने को मिलेगा। उन्होंने आगे कहा, इस अवसर पर क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी अपारजिता सिंह और UPPCL के GM सुरेश यादव, प्रोजेक्ट मैनेजर राजेश शर्मा, APM गणेश प्रसाद एवं सूरज बाबू उपस्थित रहे। वाटर लेजर शो महाकुंभ में आने वाले पर्यटकों के लिए एक आकर्षक एवं दृश्यात्मक रूप से अद्भुत अनुभव प्रदान करने वाला होगा। पानी और प्रकाश के अद्भुत संयोजन से सजी है प्रस्तुति महाकुंभ की भव्यता में 4 चांद लगाएगी और दर्शकों को आध्यात्मिकता तथा आधुनिक तकनीक का अनोखा संगम देखने को मिलेगा। चुनाव संचालन नियमों में संशोधन के खिलाफ कांग्रेस की याचिका पर 15 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। उच्चतम न्यायालय बुधवार को वरिष्ठ कांग्रेस नेता जयराम रमेश द्वारा दायर रिट याचिका पर सुनवाई करेगा। याचिका में चुनाव नियम 1961 में संशोधन को चुनौती दी गई है। यह नियम कुछ इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों को सार्वजनिक निरीक्षण के लिए रोके जाने को लेकर है, जिस पर कांग्रेस को आपत्ति है। संविधान नहीं देता है एक तरफा और बिना सार्वजनिक परामर्श के संशोधन करने की अनुमति। सर्वोच्च न्यायालय की वेबसाइट पर प्रकाशित वाद सूची के अनुसार CJI संजीव खन्ना और संजय कुमार की पीठ 15 जनवरी को मामले की सुनवाई करेगी। 24 दिसंबर को सर्वोच्च न्यायालय में दायर अपनी याचिका में कांग्रेस के महासचिव ने तर्क दिया कि ECI को 1961 के चुनाव संचालन नियमों में इस तरह एक तरफा और बिना सार्वजनिक परामर्श के संशोधन करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। निर्वाचन आयोग है एक संवैधानिक निकाय। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में रमेश ने कहा, निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक निकाय है, इस पर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी है, इसलिए इसे एक तरफा और सार्वजनिक विचार विमर्श के बिना इतने अहम नियम में इतनी आसानी से संशोधन करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती है। चुनावी प्रक्रिया में सत्यनिष्ठा तेजी से कम हो रही है और उम्मीद है कि उच्चतम न्यायालय इसे बहाल करने में मदद करेगा। चुनावी प्रक्रिया की अखंडता हो रही है तेजी से खत्म। राज्यसभा सांसद रमेश ने कहा कि ECI की सिफारिशों के बाद
21 दिसंबर को पेश किया गया संशोधन चुनावी प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाने वाली आवश्यक जानकारी तक जनता की पहुंच को ख़त्म कर देता है। उन्होंने कहा, चुनावी प्रक्रिया की अखंडता तेज़ी से ख़त्म हो रही है। उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इसे बहाल करने में मदद करेगा। कैग रिपोर्ट, नई शराब नीति से दिल्ली सरकार के खजाने को 2026 करोड़ रुपए का हुआ नुकसान। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने विवादित आबकारी नीति बनाते समय नियम कायदों को नज़रअंदाज कर दिया, जिससे सरकारी खजाने को 2026 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। यह खुलासा शनिवार को सार्वजनिक हुई कैग सीएजी की रिपोर्ट में हुआ। रिपोर्ट आने से हुआ बड़े घोटालों का खुलासा। यह रिपोर्ट दिल्ली में 5 फरवरी को होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले आई है। इसमें बड़े घोटाले का खुलासा हुआ है, जैसे कीमत तय करने में पारदर्शिता की कमी, लाइसेंस जारी और नवीकरण में नियमों का उल्लंघन, गड़बड़ियों करने वालों को दंडित न करना और उपराज्यपाल, कैबिनेट या विधानसभा से मंजूरी न लेना। लाइसेंस देने से पहले कंपनियों की वित्तीय स्थिति को जांचा नहीं गया। यहाँ तक कि घाटे में चल रही कंपनी को भी लाइसेंस दे दिया गया। लाइसेंसधारियों को दी गई छूट से 1941 करोड़ रुपए का हुआ नुकसान। 941। रिपोर्ट के अनुसार सरकार ने जो रिटेल शराब लाइसेंस छोड़े गए थे उनके लिए फिर से टेंडर नहीं निकाला, जिससे खजाने को लगभग 890 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। इसके अलावा जोनल लाइसेंस अधिकारियों को दी गई छूट से 941 करोड़ रुपए का और नुकसान हुआ। इसके अलावा कोविड प्रतिबंधों के आधार पर जोनल लाइसेंस धारकों को 144 करोड़ रुपए की लाइसेंस शुल्क छूट दी गई, जिसके परिणाम स्वरूप सरकार को राजस्व की हानि हुई, जबकि अनुबंध में ऐसा प्रावधान नहीं था। वहीं सुरक्षा जमा राशि को सही तरीके से नहीं वसूला गया, जिससे 27 करोड़ के राजस्व का नुकसान हुआ। अयोग्य कंपनियों को लाइसेंस के लिए बोली लगाने की दी अनुमति। कैग ने यह भी कहा कि मंत्रियों के समूह, जिसकी अगुवाई मनीष सिसोदिया कर रहे थे, ने विशेषज्ञ पैनल की सिफारिशों को नज़रअंदाज किया और अयोग्य कंपनियों को लाइसेंस के लिए बोली लगाने की अनुमति दी। विशेषज्ञों की सलाह पर ध्यान नहीं दिया गया, जबकि नीति बनाने में यह बात जरूरी था। गुजरात में HMPV का चौथा मामला। साउथ भोपाल में 9 माह का बच्चा पॉजिटिव। भारत ने 2024 में 24.5 गीगावाट सोलर और 3.4 गीगावाट विंड कैपेसिटी जोड़ी, बनाया नया रिकॉर्ड। JMK रिसर्च। भारत ने सोलर एवं विंड कैपेसिटी को लेकर 2024 में नया रिकॉर्ड बनाया है। JMK रिसर्च के अनुसार भारत ने कैलेंडर ईयर 2024 जनवरी से दिसंबर में लगभग 24.5 गीगावाट सोलर कैपेसिटी और 3.4 गीगावाट विंड कैपेसिटी जोड़ी है। हैदराबाद में गैर संचारी रोगों पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया। दिसंबर 2024 में ई-वे बिल 2 साल के दूसरे उच्चतम स्तर पर पहुंचा। वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क GSTN पोर्टल द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार राज्यों के भीतर और राज्यों के बीच माल परिवहन के व्यवसायों द्वारा जारी ई-वे बिल 24 महीनों में दिसंबर में अपने दूसरे उच्चतम स्तर पर पहुंच गए हैं। बीते साल दिसंबर में ई-वे बिल सालाना आधार पर 17.6% और मासिक आधार पर 10% बढ़कर 112 मिलियन तक पहुंच गए। यह नवंबर के 5 महीने के निचले स्तर पर 101.8 मिलियन से शानदार वृद्धि को दर्शाता है। हालांकि दिसंबर में ई-वे बिल जनरेशन अक्टूबर 2024 के उच्चतम स्तर से कम रहा है। विश्व हिंदी दिवस 2025 यूनेस्को की 9 कामकाजी भाषाओं में से एक है हिंदी। विश्व हिंदी दिवस हर वर्ष 10 जनवरी को मनाया जाता है। इसका दिवस मकसद विश्व में कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को। हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए जागरूकता पैदा करना और हिंदी को अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में पेश करना है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में 2025 के लिए भारत की GDP वृद्धि दर 6.6% रहने का अनुमान है। संयुक्त राष्ट्र विश्व आर्थिक स्थिति और संभावनाएं 2025 की रिपोर्ट के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था 2025 में 6.6% की दर से बढ़ने का अनुमान है। यह मुख्य रूप से निजी खपत और निजी निवेश पर आधारित है। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र की प्रमुख आर्थिक रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि सेवाओं और कुछ विनिर्मित वस्तुओं में भारत की मजबूत निर्यात वृद्धि से आर्थिक गतिविधि को बढ़ावा मिलेगा। भारतीय पुलिस को स्मार्ट बलों में बदलने के लिए केंद्र सरकार प्रतिबद्ध।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने का कहना है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो भारतीय पुलिस बलों को आवश्यक बौद्धिक, भौतिक और संगठनात्मक संसाधनों से युक्त करके पुलिसिंग के साथ साथ आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना करने के लिए उन्हें स्मार्ट बलों में बदलने के लिए प्रतिबद्ध है। महाकुंभ में अदानी ग्रुप और इस्कॉन की महाप्रसाद सेवा, लाखों श्रद्धालुओं को मिलेगा निःशुल्क भोजन। 2025-26 में भारतीय अर्थव्यवस्था में 6.8% वृद्धि की उम्मीद, रिपोर्ट। उत्तराखंड जनवरी में लागू होगी समान नागरिक संहिता, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने की घोषणा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज गुरुवार को बरेली में आयोजित 29वें उत्तरायणी मेले के दौरान घोषणा की कि राज्य में इस महीने समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू की जाएगी। उन्होंने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जिक्र करते हुए कहा कि संविधान निर्माण के दौरान ही समान नागरिक संहिता का प्रावधान रखा गया था। मुख्यमंत्री धामी ने कहा, जब बाबा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान में अनुच्छेद 44 जोड़ा तब उन्होंने प्रावधान किया था कि समान नागरिक संहिता सभी राज्यों और देशों में लागू हो। इससे पहले मुख्यमंत्री धामी ने देहरादून स्थित अपने कैंप कार्यालय से राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2025 के लिए उत्तराखंड की टीम को हरी झंडी दिखाकर रवाना की। यह टीम नई दिल्ली में आयोजित युवा महोत्सव में राज्य का प्रतिनिधित्व करेगी। मुख्यमंत्री ने सभी प्रतिभागियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि वे अपनी पूरी क्षमता से प्रदर्शन करें। और इसी के साथ करंट अफेयर्स हो जाती है समाप्त।